ललन सिंह को और संजय झा को भाजपा ने भेजकर बाकायदा नीतीश कुमार को हाईजैक करा लिया। एक ही तो फैसला लेना है, राहुल गांधी से ऊपर हमको मानना है। चाह रही है कि इन दोनों से अलग हम अपने लिए कोई सेपरेट अरेंजमेंट करें। नीतीश चाहते हैं। विपक्ष ने बहुत साथ दिया नरेंद्र मोदी जी का, नेता किसी का नहीं। जब वही नरेंद्र मोदी फैसला लेंगे, उन फैसलों से आपको सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा। बिहार इज द कैपिटल ऑफ क्राइम। हाँ, तो बोलते ही रहते हैं। नीतीश कुमार के घर, एग्जैक्टली घर राहुल गांधी पहुंचे हैं। मैंने अशुभ संकेत है कि शुभ संकेत है, ये बाबा समय बताएगा। कुमार की मनसा है कि अपने पुत्र को अपने सामने स्थापित कर लेने की। जी। माई रिजर्वेशंस, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार इधर उधर जाने लायक अब नहीं है। जी। और जाकर भी उनको तो इसके साथ कुछ मिलने वाला नहीं है। जी। नमस्कार, एक बार फिर से विशेष पंचनामा में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज फिर से नमन जी के सामने हैं और तो निश्चित रूप से खबरें बड़ी होंगी। और खबरें बड़ी क्यों न हो, अचानक से बिहार की राजनीति में कोई बिहार छोड़ करके दिल्ली चला जाता है और कोई दिल्ली से बिहार आता है। ये चुनावी साल है और इस चुनावी साल में जो पैंतरे हो रहे हैं, जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, बयानों में आपने देखा होगा कि बहुत तल्खियां बढ़ गई हैं, यहाँ तक कि शब्दों की मर्यादा भी टूट रही हैं। तो वहीं आपको बता दें कि चुनाव को लेकर के गहमागहमी बढ़ गई है। कौन गठबंधन का हिस्सा रहेगा और कौन गठबंधन छोड़कर जाएगा, ये सारी बातें अब चर्चा का विषय बन गई हैं। और इन चर्चाओं में सबसे ज्यादा अगर महत्वपूर्ण चर्चा किसी की है तो दो गठबंधन के दो बड़े दलों की हो रही है। पहली, क्या नीतीश कुमार दिल्ली गए थे, उनको बीजेपी के लोगों को इंटरटेन नहीं करना चाहिए था? जब नरेंद्र मोदी आते हैं तो नीतीश कुमार दौड़े पांव भागते हैं और कहते हैं, आप लोगों को पता है ना कि इन्होंने क्या किया है, खड़ा होइए प्रणाम कीजिए। लेकिन वही नीतीश कुमार जब दिल्ली जाते हैं तो कोई पूछने वाला भी नहीं है भारतीय जनता पार्टी का, कोई शीर्ष नेता। दूसरी तरफ जब राहुल गांधी पटना आते हैं, बिहार आते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की कहीं ना कहीं जमीन हिलने लगती है। आखिर चुनावी साल में कौन सी ऐसी मजबूरी है, क्या है दोनों गठबंधन में, जिसको लेकर के ये परिस्थितियां पैदा हो रही हैं? कहा तो सब कुछ ठीक ठाक जा रहा है, सब कुछ ठीक है दोनों गठबंधन के। आप किसी भी नेता से पूछ लीजिए, किसी भी गठबंधन से पूछ लीजिए तो यही बात कहता है। लेकिन संभावनाएं बहुत बिगड़ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि दोनों ही गठबंधन में 2020 से भी ज्यादा विस्फोट होगा और कई लोग इधर से उधर होंगे। इन सारे विषयों पर बात करने के लिए नमन जी हमारे साथ हैं और विशेष पंचनामा में आज इन्हीं विषयों पर हम बात करेंगे। नमन जी, सबसे पहले तो लगातार जो चर्चा हम कर रहे हैं, कई हमने जो सर्वे रिपोर्ट थे उसकी चर्चा की, हमने सीट शेयरिंग की चर्चा की, हमने कई फार्मूला बताए सीट शेयरिंग के। उसके बावजूद भी कोई कॉन्क्रीट डिसीजन आपको भी देखने को नहीं मिला होगा और न ही चर्चा में कहीं आ रहा है। सीधे तौर पे पहले एनडीए गठबंधन से हम शुरुआत करते हैं। क्या नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन का हिस्सा रहेंगे? देखिए, आप और कुछ लोग तो अब इस पे शक करने लगे हैं। हालांकि आई हैव माई रिजर्वेशंस, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार इधर उधर जाने लायक अब नहीं है। जी। और जाकर भी उनको तो इसके साथ कुछ मिलने वाला नहीं है। जी। ऐसा नहीं कि वहां जाकर वो जीतेंगे नहीं, सरकार नहीं बनाएंगे। सरकार तो अगर चले जाए नीतीश कुमार तो महागठबंधन बनेगी। लेकिन नीतीश कुमार के लिए बहुत भविष्य आगे, टेम्पोररी अगर उनको मुख्यमंत्री बना भी देते हैं, जिसकी संभावना कम है। जी। तेजस्वी नहीं बनाएंगे उनको मुख्यमंत्री। तेजस्वी उनको शर्त रखेंगे कि आप आधे टाइम के लिए मुख्यमंत्री बैठ लीजिए, 2.5 साल के लिए। लेकिन उनके जो नीतीश कुमार की मनसा है कि अपने पुत्र को अपने सामने स्थापित कर लेने की, वो तेजस्वी के साथ पूरी कभी नहीं होगी। वो संभव नहीं है, तेजस्वी ऐसा होने नहीं देंगे। बिल्कुल। भाजपा नीतीश के साथ लंबा रिश्ता निभाई है, तो भाजपा के लिए एक बड़ा आसान हो जाएगा अगर जदयू उन्हें मिल जाती है गिफ्ट के तौर पर, तो वो एक तरह से गोद ले सकते हैं जो नीतीश कुमार के पुत्र हैं। बड़े पेड़ के नीचे छोटे छोटे पौधे सूख जाते हैं, वो तो होता है। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार इधर उधर कहीं जा रहे हैं। लेकिन दो डेवलपमेंट्स हुई हैं और ये सब दिल्ली से जुड़ा हुआ है। दिल्ली के नेता का पटना आ जाना और पटना के नेता का दिल्ली चले जाना। जी। जी। नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे तो सबसे ज्यादा चर्चा, कुछ लोग तो बस हल्ला करने के लिए ही होते हैं और आधे समय तो मेरे कचरा ही बिटोरने में लग जाता है। विश्लेषक बड़े बड़े बन गए हैं, यहाँ से सीख कर भी गए हैं, पता नहीं अंट का भंट विश्लेषण को लोग कर देते हैं। तो अपने प्रोडक्ट के बारे में तो नहीं निगेटिव बोलेंगे। जी। जी। सोचिए कि बोला होगा, जितना जितना बुद्धि हो तो नहीं से आकलन करेगा कोई। लेकिन इतना जरूर आपको तय बोल देता हूं कि नीतीश कुमार का दिल्ली जाना और राहुल गांधी का पटना आना, ये दोनों गठबंधनों के लिए बड़ा घटना है।
माने अशुभ संकेत है कि शुभ संकेत है? ये बाबा समय बताएगा, ये हम आप आकलन नहीं कर सकते हैं, समय बताएगा। इसलिए मैं बोलूं बहुत कमिटमेंट इसमें नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, नीतीश कुमार के घर, एग्जैक्टली घर राहुल गांधी पहुंचे हैं। राहुल गांधी इस समय किस मोड में आपको पता है? बिल्कुल नायक के अनिल कपूर वाले मोड में है वो। जी जी। पूरे देश भर में राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद बढ़ी है। बिहार इज द कैपिटल ऑफ क्राइम। हाँ तो बोलते ही रहते हैं। वो तो तब भी नालंदा में नीतीश के घर जाके वो तो तब भी कह के गए हैं जब बिहार में सरकार थी महागठबंधन की। जी। तो वो तो इसी साफ गोई के लिए राहुल गांधी जाने जाते हैं। और इसी साफ गोई को अक्सर लोग उनकी बेवकूफी मान लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कभी कभी होता है, देखिए बताते हैं आपको बात। अफ्रीका के गांव में एक पहुंच गया विदेशी ऑब्वियसली गोरा होगा, फॉरेनर था। अफ्रीका के लोगों ने सब भूत मान लिया। जी। आपको पता है कि नहीं? नहीं, भूत मान लिया। जी। पहली बार देख रहे थे उतना गोरा किसी को, उतना गोरा लोग, बच्चे डर के घर में भाग गए। जी। और बड़े जो बुजुर्ग जो थे उन्होंने जो भी चढ़ावा था लाकर चढ़ा दिया उसके पैर पर। जी। सब अपना ढाल तलवार सब दे दिया, गाय भैंस तक लग रख दिया कि जो लेना ले लो, लेकिन जान छोड़ दो। उसका नाम भी रखा था उन्होंने हिंडिंगो। अच्छा, नाम रखा था, कहानी भी है। जी जी जी। पहली बार वो गया था मिशनरी लेकर और उसने कहा कि नहीं मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, मैं दवाइयां लेकर आया हूँ, ये लेकर आया हूँ, लेकर। तब लोगों और खुश हो गए, बोले अरे तो भगवान ही है, भगवान ही है। ये बीमारी का इलाज लेकर आया है, ये टेक्नोलॉजी लेके आया है, गाय को क्या खिलाएंगे तो ज्यादा दूध देगी, फसल क्या लगाएंगे बता रहा है ये तो, और भगवान का बुद्धि भी लेकर आया है, ज्ञान सिखा रहा है, बाइबल दे रहा है, तो ये तो भगवान ही हो सकता है, भगवान छोड़ कुछ नहीं होगा। और वो जब समझाने लगा कि नहीं जीसस क्राइस्ट है, जीसस का असली भगवान, हम भगवान नहीं है, तो बताया तो भगवान तुम ही भगवान हो हमारे लिए, वो भगवान नहीं है। जो तो मेरे लिए कर रहा हूँ, जो मैंने कर रहा है, जो सामने है वही भगवान है, और जो अलग है। इसी प्रकार से मैं कह रहा हूं कि देखिए राहुल गांधी के आइडियाज जो है ना, बिल्कुल वो कई बार अहेड ऑफ इट्स टाइम होता है। जैसे कोरोना के टाइम में उन्होंने कह दिया था बहुत पहले कि अगर मैं सरकार में होता तो मैं लॉकडाउन लगा देता। बिल्कुल। आखिर अंत में वही हुआ। बिल्कुल। उन्होंने कहा था कि नोटबंदी पूरी तरह से एक फ्लॉप स्कीम है, ये सफल नहीं हो सकती है। जी। क्या हुआ? वही हुआ। उन्होंने किसान बिल पर जो स्टैंड लिया, आखिर नरेंद्र मोदी को वही मानना, बैकफुट पे गए एमएसपी पर। फिर सरकार को लेकर अभी लड़ाई जो वॉर हुई है, इस पर राहुल गांधी का जो स्टैंड था कि अमेरिका कौन होता है मीडिएट करने वाला, जी। राहुल गांधी और कांग्रेस ने साथ दिया। एजेंडा में मत पड़िएगा दर्शकों, कभी एजेंडा में मत पड़िएगा। राहुल गांधी इस देश के दुश्मन नहीं है, बिल्कुल, वो विपक्ष के नेता है, और विपक्ष के नेता से आपकी दुश्मनी नहीं हो सकती है, क्योंकि कल उसे सत्ता में नहीं लाइएगा तो जो सत्ता में है वो हिटलर और मुसोलिनी कभी बन सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको बहुत प्रिय हो, अपने पिताजी से ज्यादा भी प्रिय हो सकते हैं राहुल गांधी, लेकिन नरेंद्र मोदी, लेकिन एक बात जान लीजिए, नेता किसी का नहीं है। जब वही नरेंद्र मोदी फैसला लेंगे, उन फैसलों से आपको सीधा इंपैक्ट पड़ेगा, जीएसटी से इंपैक्ट पड़ेगा, वॉर से इंपैक्ट पड़ेगा, उनके टैक्सेशन से इंपैक्ट पड़ेगा, उनके सौतेले व्यवहार से भी इंपैक्ट पड़ेगा, और उनके विकासोन्मुख कार्यों से भी सब आपके पास प्रभाव एक बात और राहुल गांधी ने बहुत महत्वपूर्ण कही है, 11 बार ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने रिपीट किया है कि मैंने नरेंद्र मोदी से सीज फायर करवाया है, मैंने नरेंद्र मोदी से सीज फायर करवाया, और एक बार भी इस बात का उल्लंघन नरेंद्र मोदी ने नहीं किया है, खंडन नहीं किया है। लेकिन बाबा देखिए, मैं कहता हूँ, देखिए अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि नरेंद्र सरेंडर जो एक कैंपेन चल रहा है, जो कि मुझे लगता है कि ये सही नहीं है, ये हम निश्चित ही, मैं तो कह रहा हूँ कि पूरा देश इस वक्त नरेंद्र मोदी से नाराज है। बिल्कुल। वो ऑपरेशन सिंदूर का पौधा लगाकर हमारी नाराजगी को कम नहीं कर सकते हैं। हमें बदला चाहिए, बात खत्म। बिल्कुल। जिसने मारा वो तो याद है जी। ये हमको नंबर मत गिनाइए, बच्चा मत बनाइए कि तुम मांग रहे हो असली घोड़ा, तुमको लकड़ी घोड़ा दे तो कैसा रहेगा, चाबी वाला घोड़ा दे तो कैसा रहेगा, असली घोड़ा ही चाहिए जी। नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा था कि लाल आंख करके पाकिस्तान को औकात दिखाएंगे, यहाँ बैठ के भाषण देने की बात नहीं हुई थी कि पानी पी लो, रोटी खा लो, वरना गोली तो है ही मोदी जी का। कहाँ है गोली आपकी? गोली तो उनके पास है, जो गोली हमारे यहाँ के नागरिकों को लगी है जी। ये तो प्रूफ है आपके पास। बिल्कुल। और इंटरनेशनल फ्रंट पर हमारी अलग बेइज्जती हो रही है जी। अमेरिका को आपने कहा था मोदी जी का अमेरिका साथ देगा, अमेरिका ने साथ नहीं दिया, अमेरिका ने धोखा दिया, बिल्कुल धोखा दिया। आपने रसिया जैसे दोस्त को छोड़ दिया, और जिसकी वजह से आज पाकिस्तान के साथ रसिया का बड़ा डील हुआ है जी। आप चीन के खिलाफ हमें लगातार भड़का रहे थे, बिल्कुल, और आज जब चीन से लड़ने की बारी आई, चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया और हम कमजोर हो गए। निश्चित
हम कमजोर हुए ना। ये परिस्थिति क्यों आई? ये परिस्थिति इसलिए आई क्योंकि जो लॉन्ग टर्म जो प्लान्स थे हमारे वर्तमान सरकार के, वो उतने असरदार नहीं थे। नमन जी, एक सवाल, कागज पर सुनने में अच्छा लग रहा था, सोशल मीडिया पर प्रमोशन अच्छा लग रहा था, लेकिन जैसे ही उनको चेक करने की बारी आई तो हमने देखा कि हम पूरी तरीके से एक्सपोज हुए हैं। मैं फिर दावे से कह रहा हूं, विपक्ष ने बहुत साथ दिया नरेंद्र मोदी जी का। आज विपक्ष अगर सवाल पूछ रहा है तो ये तो पूछना जिम्मेवारी, आप सीज फायर आपने कर दिया है, आपने सीज फायर किया है। पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के टीवी चैनल, पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स, पाकिस्तान के नेता ये दावा कर रहे हैं कि हम जंग जीत गए हैं। जी, आप क्यों नहीं दावा कर रहे हैं कि जंग आप मनाया जा रहा है? आप क्यों नहीं ये साबित कर रहे हैं कि हम बदला नहीं पूरा कर पाए, हम बदला लेंगे? और आप ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है। कहां चल रहा है? तो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल चुनाव। अगर ऑपरेशन सिंदूर चल रहा होता तो नरेंद्र मोदी हर 10वें दिन बिहार आकर चुनाव प्रचार कैसे कर सकते हैं? निश्चित निश्चित। देश के प्रधानमंत्री को ये ऑपरेशन सिंदूर तो उसी दिन खत्म होगा जिस दिन प्रधानमंत्री बिहार आ गए थे जी। इतनी बड़ी हमला के बाद यहाँ आ गए थे जी, उसी दिन, और यहाँ से राजनीतिक कमेंट्री करके चले गए कि हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। ठीक है, आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया, मानता हूं जी, आपने फिर ऑपरेशन सिंदूर किया, रिजल्ट हमें दीजिएगा। जिन लोगों ने हमारे लोगों को मारा उनकी लाशें दिखाइएगा, ये दिखाना पड़ेगा ना। और अगर राहुल गांधी ये सवाल पूछ रहे हैं और ये डिमांड कर रहे हैं कि इसमें अमेरिका का रोल क्या था, ये बताइए मोदी जी, तो बिल्कुल हम भी पूछ रहे हैं, ये सारे लोग पूछेंगे, हम पूछ रहे हैं जयशंकर जी ने क्या किया बताइए, साबित कीजिए। हम सेना पर कभी सवाल नहीं खड़े करेंगे, लेकिन हम सेना को कंट्रोल करने वाले लोगों पर सवाल खड़े करेंगे कि आपने हमारी सेना को क्यों रोका। ये जितने भी टीवी चैनलों ने फर्जी खबरें चलाई उन पर क्या एक्शन लीजिएगा बताइए? निश्चित जानने का अधिकार है ना। बिल्कुल बिल्कुल, बिना सर्जिस ने समर्थन आपने अधिकार है। हमारे ऐसे पत्रकार अगर थोड़ा सा भी गलत खबरें गलती से चल जाए तो हम पर एक्शन लेते हैं। बिल्कुल, उन लोगों पर क्या एक्शन लीजिएगा जिन्होंने रात भर देश को जगाए रखा और फर्जी झूठ खबरें चलाई? महिमा मंडित करने के लिए, आपको जबरदस्ती महिमा मंडित करने के लिए। आपका पता नहीं क्या अरेंजमेंट है देश के खासा बड़े वर्ग जो मीडिया का है, बड़े टीवी चैनल्स, क्या अरेंजमेंट है आपका, वो आपके लिए विपक्ष को गाली देने के लिए तैयार रहते हैं। एक बिहार में बहुत अच्छी चीज कही जाए और इस चुनावी साल में जो नमन जी देखने को मिल रहा है, उसमें देखने को मिल रहा है ये कि जैसे प्रधानमंत्री आते हैं उसके बाद तुरंत राहुल गांधी आते हैं, और राहुल गांधी जब आना होता है राहुल गांधी को, तो पूरी भाजपा की जितनी भी टीम है वो सारी टीम राहुल गांधी के पीछे। सुना ना दिलीप जायसवाल की बात, पाकिस्तान के खिलाफ मुंह बंद था इनका, और कह रहे राहुल गांधी मेरे पास डिक्शनरी है गाली देने का। अरे आप ही के पास है, पूरा भाजपा खानदान के पास है, तो वही गालियां देने के लिए आप लोग हैं। बिहार में राजद और आप दो ही पार्टियां हैं जो गाली का डिक्शनरी बनी, और यही कारण मुझे लगता है नमन जी कि कांग्रेस जो है वो चाह रही है कि इन दोनों से अलग हम अपने लिए कोई सेपरेट अरेंजमेंट करें। नीतीश चाहते हैं, नीतीश कभी इन दोनों की सरकार बनने देंगे? मरते दम तक नीतीश कुमार बिहार को बचाने के लिए इन दोनों को बकरी बनाकर बांधे रखते हैं कि ये भी आएगा तो वही करेगा, वो भी आएगा तो वही करेगा। यहाँ भाजपा और राजद देखिए बस समझ लीजिए एक ही है, एक ही है, एक ही, बस रंग अलग अलग है, रंग अलग अलग है, वो अलग अलग एजेंडे पे काम करता है। यहाँ भी आएंगे तो उन्मादी हो जाते हैं, वहां भी आएंगे तो उन्मादी हो जाते हैं। तो ये उन्मादियों को रोकने का जानते हैं बिहार में कौन एक जड़ी है, उसका नाम है नीतीश कुमार। तो कहीं ऐसा तो नहीं जो मनमोहन सिंह के मृत्यु के बाद, उनके इंतकाल के बाद उनके परिवार से मिलने गए थे और कहानी वहां से जो शुरुआत हुई थी, आपको भी याद होगा कि कई बड़े नेताओं के, कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात की बात कही जा रही थी, कई तरह की बातें कही जा रही थी। क्या वो अरेंजमेंट जो था, अलाइनमेंट जो था, वो अभी भी काम कर रहा है क्या? देखिए, नीतीश कुमार जब भी महागठबंधन में गए जी, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जानना चाहिए सबको। कांग्रेस गठबंधन में, उस गठबंधन में नहीं रहती थी जी। राजद और कांग्रेस का रिश्ता खराब जब हो जाता है तब नीतीश कुमार की एंट्री बार बार हुई है। और जब नीतीश कुमार आए तो उन्होंने पहली शर्त ये रखी कि कांग्रेस को लाओ जी। 2015 वाली बात, कांग्रेस नीतीश कुमार में केवल इतना ही रहा है अब तक लड़ाई विवाद कि कांग्रेस कभी भी नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का चेहरा या अपने राहुल गांधी से बड़ा चेहरा नहीं मान पाती है, उसकी मजबूरी है जी। और नीतीश कुमार ने हर बार ये कहा है, देखो प्लेट में सजा के दे रहे हैं, एक ही तो फैसला लेना है, राहुल गांधी से ऊपर हमको मानना है। और इस बार भी इंडिया गठबंधन के लिए जो रोड ब्लॉक था यही था, बिल्कुल बिल्कुल। राहुल गांधी को पीछे नहीं कर सकते, नीतीश कुमार को आगे नहीं कर सकते हैं। नीतीश पसंद है, नीतीश प्यारे हैं ना कांग्रेस को, लेकिन राहुल गांधी की कुर्बानी पर नहीं जी। और यहीं पे आके सारा डिफरेंसेस क्रिएट होता है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि राहुल गांधी का जो भी रहा है रिसेंट
विजिट बिहार में, सारा फ्रूटफुल रहा है। बिल्कुल। मोदी जी की इस विफल रोड यात्रा से तो कहीं 100 गुना सफल उनकी हर यात्रा बिहार रही है राहुल गांधी की। अभी सीमांचल में गए थे चुनाव से पहले जी, बहुत सफल यात्रा थी। पूर्णिया की सब सीट जीत भी गए पप्पू यादव जी। फिर आपको बताते हैं दरभंगा में गए, पूरा दिन जो ड्रामा हुआ है जी, बिहार सरकार एक्सपोज हुई है। वो जो दलित गए थे जो हॉस्टल में जी, नहीं घुसने दिया गया और पैदल जो निकल के गए, कितना एक्सपोज हुई बिहार। बिल्कुल एक्सपोज भी हुए और राहुल गांधी का कैलिबर भी पता चला। अब नीतीश कुमार के घर में गए हुए हैं, क्या एक्सपोज नहीं कर दिया? सब कुछ तो खोल के रख दिया, सारी चीजें एज इफ पहले से ही सारा खुलासा किया हुआ था, बस राहुल गांधी के पढ़ दिए। तो अब इस पे तो सरकार फंसेगी ना बिहार की। नीतीश का 3C क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म कहने के लिए रह गया। क्राइम का तो उन्होंने साफ साफ खुलासा कर दिया कि कैपिटल ऑफ क्राइम बिहार को सबसे बड़ा तगमगा अगर कुछ दिया है तो वो दिया है। यानी कि सीधी तौर पे इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार को दोषी नहीं बना रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ टारगेट कर रहे हैं और दूसरी तरफ तलवार का निशाना और उनके राइफल का निशाना जो है वो राजद की तरफ है। राजद से भी वही अरेंजमेंट चाहते हैं। राजद से तो अब जैसे राहुल गांधी का बिहार आने का मतलब होता था लालू और जैसे से मिलना जी, अब आ रहे हैं तो मिल नहीं रहे हैं। अब आ रहे हैं तो कोई कार्यक्रम साझा नहीं हो रहा है। जो इंडिया ब्लॉक बिहार में बैठकें करके ये तय कर चुका है कि अब हम साझा रणनीति पर काम करेंगे, वहां पर कांग्रेस बागी होकर एक मुश्त अपना कार्यक्रम कर रही है लगातार। राहुल गांधी को बिहार में प्रमोट करके कांग्रेस अपना स्पेस बढ़ाने की कोशिश कर रही है। तो ये तेजस्वी को बेचैन नहीं करेगा। ये कांग्रेस की तरफ से वही काम है जो इंडिया की इतनी बैठकें होने के बावजूद, समझ ले एनडीए की हर प्रखंड में बैठक हुई है साझा। 5 नेता, 5 प्रखंड अध्यक्ष, 5 जिलाध्यक्ष, 5 प्रदेश अध्यक्ष हर जगह मौजूद थे, तीन लेवल में बाबा। और इतना मीटिंग होने के बावजूद आज 8 तारीख को जब ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं 2 दल जी एनडीए से अलग, बिल्कुल बिल्कुल, चिराग पासवान अलग कर रहे हैं आरा में, उपेंद्र कुशवाहा अलग कर रहे हैं मुजफ्फरपुर में, जबकि क्या तय हुआ था साथ में करेंगे, साथ में करना है। मैं एक बात आपको बताता हूँ, मैं बताता हूँ आपको बात, नहीं जदयू ने भी स्वीकार किया था, बताते हैं कैसे। मनीष वर्मा का कार्यक्रम क्यों कैंसिल किया था क्या पता है आपको? जी हाँ, इसलिए कि संयुक्त कार्यक्रम मनीष वर्मा का कार्यक्रम कैंसिल इसलिए किया गया था ताकि पूरे बिहार में एनडीए एकजुट दिखे। जी, जदयू का कोई भी कार्यक्रम अलग से नहीं होगा, भाजपा का कोई कार्यक्रम अलग से नहीं होगा, जो भी कार्यक्रम होगा वो साझा होगा। और इसकी इस पैक्ट को किसने तोड़ा? भाजपा ने शुरुआत किया ना। नहीं, चिराग पासवान ने तोड़ा और उपेंद्र कुशवाहा ने तोड़ा। सबसे पहले भाजपा ने तोड़ा। जब वहां आए हुए थे उद्घाटन करने के लिए 29 तारीख को जो रोड शो किया और किसी एनडीए गठबंधन को नहीं शामिल किया, वो वहीं से स्टार्ट होती है। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम अलग था, वो प्रोटोकॉल अलग था, वो तो उसको अलग तरीके से यूज करेंगे ऑब्वियसली। चुनाव में वो आएंगे तो नीतीश के साथ ही घूमेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो अब जैसे उस दिन उद्घाटन था उसमें तो वैसा नहीं था, वो तो प्रोटोकॉल, बिल्कुल बता रहा हूँ, बिल्कुल तो उद्घाटन प्रोटोकॉल था तो वहां वो सरकार का कार्यक्रम था। आप जैसे ही प्रधानमंत्री की रैली की तरफ जाते हैं काराकाट में, उस मंच पर कौन नहीं था? सब लोग थे, 5 दल थे। बस मैं वही कह रहा हूँ, वो जो भी पॉलिटिकल कार्यक्रम हुए हैं उसमें सारे लोग मौजूद रहे हैं जी। प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम ने निश्चित ही रोड शो ने भद पिटवाई है जी। भाजपा के जिस नेता ने भी ये रणनीति बनाई थी, आप उसको चुनाव में बहुत एक्टिव नहीं देखिए, बिल्कुल वो बहुत डांट पड़ी है। तुरंत आपने देखा कि कमेटी भंग हुई, बहुत डांट, नई कमेटी बनी। और रही बात बाकी कार्यक्रमों की, तो बाकी सारे कार्यक्रम साझा हुए थे। यदि इस पैटर्न को किसी ने तोड़ा है तो वो चिराग पासवान है और उपेंद्र कुशवाहा है। सेम यहां आइएगा, सेम वही काम हो रहा है। कांग्रेस ने एकदम बागी रुख अख्तियार कर लिया है, एज इफ कांग्रेस बाहर चली जाएगी। और जो विश्लेषक है वो तो कह रहे हैं कांग्रेस बाहर ही है, बस दिख नहीं रहा है आप लोगों को। कांग्रेस ने जो डिमांड रखी है उस डिमांड को मान लेना संभव नहीं है वर्तमान परिस्थिति में तो नहीं। और जो राजद अपने ही, जो लालू यादव अपने ही पुत्र को पार्टी से निकाल सकते हैं, 6 साल के निष्कासित कर सकते हैं, वो कितना सीरियस है इस बार चुनाव जीतने को लेकर, ये उनके इस एक्शन से समझ में आ जाता है। तो वो भी कांग्रेस को जो पिछला प्रदर्शन था उस आधार पर उतनी सीटें दे नहीं पाएंगे। ना 9 मनते लोगी ना राधा न, बात खत्म, यही समाप्त हो जाता है कांग्रेस वाला किस्सा। अब नीतीश कुमार का किस्सा, नीतीश कुमार दिल्ली जाते हैं, दिल्ली जाते हैं नीतीश कुमार, तो बिहार में जो नेता बिहार के हैं वो साथ जाते हैं। बिल्कुल दिल्ली पहुंचते ही आप कहते हैं कि मतलब स्वागत के लिए भाजपा नेता नहीं पहुंचे, लेकिन मैं आपको बताता पहुंचे भाजपा नेता पहुंचे, हाईजेक कर लिया बाकायदा जी।
ललन सिंह को और संजय झा को भाजपा ने भेजकर बाकायदा नीतीश कुमार को हाईजैक करा लिया कि वो किसी भी और दरवाजे पर ना जा सके। बहाना से भी इन्हें कि कहीं चले गए चादर चढ़ाने मजार पर, किसी नेता का एक बैग याद आ गया, कह रहे उनके यहाँ तो हम आज तक गए नहीं है ना। हाँ। क्या हाल है उनका, चलिए मिल लेते। तो वो ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए उनको देवेश चंद ठाकुर जी के बने नए मकान में ही बंद कर दिया गया कि इससे बाहर ना निकले। और साथ में ही संजय झा लेकर आए हैं जी, लेकर के कोई और गए भी और उतने जल्दी आ भी गए जी। तो ये इस बात का परिचायक है कि नीतीश कुमार को भाजपा छोड़ने वाली नहीं है। नीतीश निश्चित ही सर्वे जो आया है रिपोर्ट, उस आधार पर नीतीश कुमार को जो बेचैनी बढ़ी हुई है। नमन जी, एनडीए की बेचैनी बढ़ी। नमन जी, एक बात आप बार बार कहते हैं, आपने 2024 के चुनाव हो या 2020 के चुनाव से ही अब बात हम लेकर चलते हैं, तो 2024 के चुनाव में नीतीश कुमार का जो प्रदर्शन एनडीए गठबंधन के साथ हुआ, भाजपा से बेहतर प्रदर्शन उन्होंने किया, तब से आप बार बार ये बात कर रहे हैं कि अब नीतीश कुमार के पास कोई रास्ता नहीं रह गया है जिससे वो एनडीए गठबंधन से बाहर रहेंगे। आज आपसे हम जानना चाहेंगे कि इन सर्वे रिपोर्ट के बाद, और जो एक सर्वे रिपोर्ट हमारे संज्ञान में आया है जिसकी चर्चा हम लगातार पिछले 3 दिनों से कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश को छोड़ करके एक अलग अलाइनमेंट करने की व्यवस्था जो कर ली है, उसको आप कैसे देखते हैं? उसको आप डिफेंड करेंगे या फिर आपको भी लगता है कि नहीं, नीतीश कुमार बाहर हो सकते हैं? नहीं, लेकिन नीतीश कुमार अगर देखिए फाइनली देखिए, नहीं, आप जब आपको बताना है इस बात को स्पष्ट बताना पड़ेगा, क्योंकि आप बार बार इस पर चर्चा करते हैं कि नीतीश कुमार नहीं जाएंगे। हाँ, लेकिन चिराग की सीटें अगर तय हो जाएंगी, और चिराग 40 सीटें 38-35 जो हो, चिराग को समझा लिया जाता है जी, और सीटों को लेकर जो जदयू के से वो सीटें मांग रहे हैं, छोड़ने के लिए बोल रहे हैं कुछ बड़ी सीटें, अगर वो करा दिया जाता है सॉल्व जी, तब तो नीतीश कुमार को मैं बाहर जाता नहीं देख रहा हूँ। लेकिन यदि नीतीश कुमार पर अड़ जाएंगे भाजपा और चिराग पासवान के नहीं आपको हट ही जाना है पीछे, और नीतीश भी अड़ जाता है कि नहीं हटेंगे जी, तब तो मैं एक ऐसी परिस्थिति देख रहा हूँ जिसमें भाजपा भी चाह कर कुछ नहीं कर पाएगी। जैसे चिराग पासवान 243 सीटों में से चिराग पासवान को 40 सीटें मिलने की संभावना है या 35 सीटें मिलने की संभावना है? 35 मुझे लगता है मिल सकता है। कैसे मिलेगा नमन जी, जरा ये बताइए हमको। 243 सीटें हैं, अब किसको घटाइएगा, किसको बढ़ाइएगा? नहीं, मैं देखिए, मैं प्योरली बता रहा हूँ, ये कभी कभी मतलब होता क्या है ना कि आदमी देखता है कि बड़ा फायदा की जगह छोटा नुकसान छोड़ देता है। आप देख रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा बेचारे चले गए बाहर, उपेंद्र कुशवाहा है कहाँ गठबंधन? नहीं है, मैं तो मान के चल रहा हूँ गठबंधन में नहीं होना चाहिए। 4-5 सीट जो उनको मिलना था वो बच गया, तो वो सीटें आप जोड़ लीजिए चिराग पासवान में। मुझे फिर जीतन राम मांझी के साथ क्या होगा? जीतन राम मांझी उतनी सीटें मिलेंगे वो मान लेंगे, वो उनको उनके पास खोने के लिए लगता है जीतन राम मांझी मान लेंगे। नमन जी, आपसे बातचीत हुई थी उनके बेटा की, उन्होंने क्या कहा था आप बताइए। मैं भी वहां मौजूद, नेता खुलकर बोलता कभी नहीं है बात। मैं दावे से कह रहा हूँ कि जीतन राम मांझी को अगर एक सीट मिलेगा, आप देखिए मजेदार बात है, पिछले चुनाव में यही बात मैंने आप ही के साथ कहा था, वहां बैठ के एक नेता जी सुन रहे थे और हमसे शर्त लगा लिए थे 50,000 रुपए का जी, हम बोले और बढ़ा दीजिए जी, वो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के थे। बिल्कुल। और मैंने कहा था कि एक सीट भी देगा ना भाजपा, तो एक सीट पर भी उपेंद्र कुशवाहा और मांझी रहेंगे, और अंत में क्या हुआ, एक सीट पर दोनों। बिल्कुल। मैं फिर आपको दावे से कहता हूँ, एक सीट देगा ना अगर भाजपा, तब भी मैं अतिशोक्ति में बोल रहा हूँ ये बात, तब भी मांझी कहीं नहीं जाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। नमन जी, ये लोकसभा का चुनाव नहीं है, ये विधानसभा का चुनाव है। चार विधायक, मैं आपको दूसरे से समझाता हूँ। जीतन राम मांझी क्या है? जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री हैं। उनके पुत्र क्या है? बिहार में मंत्री हैं। किस ताकत पर? अपनी ताकत पे हैं। ये आप कैसे कह दीजिएगा? एनडीए की ताकत पे। नहीं, मैं पूछता हूँ कितने विधायक? 4 विधायक उनके पास, एक सांसद है। 4 विधायक एक सांसद है। 4 विधायक एक सांसद पर एक केंद्रीय मंत्री मिलता है? नहीं मिलता है। एक राज्य मंत्री, एक बिहार में कैबिनेट मंत्री तो मिल सकता है। लेकिन 2020 में सरकार तो बचाया था। फिर वही बात, कौन याद रखता है बात को? यही बचाए थे तो मुकेश सहनी बचाए थे। अब मुकेश सहनी को साले भर में मिल गया था उसका दवाई जी, सारा विधायक तोड़कर लेके चली गई। नहीं, इनका विधायक इनका नहीं छूटा है, इनका सब परिवार का। परिवार देखिए, बहू है, समधन है, अच्छा ठीक है, इसमें भी आते हैं। परिवार नहीं टूटता नहीं, और परिवार टूटता। अब चिराग पासवान की बात नहीं, लेकिन पति और पत्नी कैसे टूटेगा? अभी तो ढेर होगा। अभी तो तेज प्रताप यादव जब पार्टी बनाएंगे तो उसमें कौन पैसा लगाएगा? ये बात आपका बड़ा महत्वपूर्ण है, इस बात पर भी विचार करने। मैं दावे से कह रहा हूँ, मांझी जी कोई भी बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन नफा नुकसान देखता है जी। दबाव बनाने पर क्या घाटा होगा? दबाव बनाने पर पिता पुत्र दोनों की कुर्सी जाएगी, कंफर्टेबल कुर्सी। इसी कुर्सी के लिए सारा दबाव था, इसी कुर्सी के सारा जो घटाव चाहिए ना। यही कुर्सी अगर नहीं रहेगी तो तेजस्वी के साथ क्या हुआ था इनके 2020 में?
मिल गया था जो जाते थे वो? नहीं मिला था। तो फिर रास्ता कहाँ है? प्रशांत किशोर से जाएंगे? देखिए 2025 का चुनाव नमन जी बड़ा अलग होने बस वाला सब ठीक है। जीतन राम मांझी के पास हवाबाजी के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। जीतन राम मांझी को एक सीट भी देगी एनडीए, लेना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा और बने रहना पड़ेगा जो है जहां वो ना वोट प्रभावी है ना नेतागिरी प्रभावी है। जी। जीतन राम मांझी को कभी दोनों गठबंधनों ने कभी इन्होंने जिंदा रखा अपने फायदे के लिए, कभी उन्होंने जिंदा रखा उन्हें डराने के लिए, बस इतनी ही है। यही बात उपेंद्र कुशवाहा भी यही कहीं ना कहीं आके फंस रहे हैं अब जी, जी। कई बार उन्होंने खुद से अपने आप को हल्का कर लिया है। और आज उपेंद्र कुशवाहा बता रहा हूँ, बहुत बुरा लग रहा है उपेंद्र कुशवाहा जी को सुनकर, मेरा भाषण, मेरा विश्लेषण, और उनके लोगों को भी बहुत जल रहा हुआ, सीना जल रहा हुआ। उन्होंने आपकी बात सुनी है और कहा भी है कि यहाँ कुम्हार बतिया कोई ना ही देख सर नहीं देख मर जाएंगे। ऐसा ना हुआ कि कोहड़ा भतिया भी तो बहुत भारी चीजों ने जी जी। सतपुतिया हम बोल रहे हैं जी। सतपुतिया से ज्यादा इनका कुछ नहीं है पहलू। जी। जो व्यक्ति 2 विधानसभा चुनाव हार जाता हो, जो व्यक्ति 1 लोकसभा मिलता हो वो हार जाता हो, हरवा दिया। दोनों कौन हरवाया विधानसभा? आपको, आपकी अपनी गलतियों ने आपको हरवाया है। 2019 के लोकसभा आपने पवन सिंह को नेता बना दिया। पवन सिंह नेता बनने लायक नहीं थे। बिल्कुल। आप मान लेते हैं कि कुशवाहा समाज को हराने में राजपूत समाज ने जबरदस्त भूमिका निभाई। जीता कौन? कुशवाहा। हेने से ना तो हेने से धरा ही जाना है। बिल्कुल समझे? बिल्कुल। राजनीति है, सार्वजनिक जीवन है, आपके पास वोट नहीं है, ताकत नहीं है, बीगा हुआ खोखा बिटोरे हैं, सब खोखा, एक खोखा में बारूद नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अरे आपसे बेहतर स्थिति में तो प्रशांत किशोर नजर आ रहे हैं। निश्चित रूप से, इसमें कोई दो राय नहीं है। जाने के बाद उनके साथ नेताओं का ताकत थोड़ा बढ़ जा रहा है। आपके साथ तो ऐसी स्थिति, अब जो रैली भी देखना है इनका, जी, मुद्दा नहीं है, रणनीति नहीं है, कोई तरीका नहीं बचा है। और जो साथ के लोग हैं इनको ये बात पता है कि पूर्व में उपेंद्र कुशवाहा ने अपने लोगों को धोखा दिया है। जी। तो आज कौन क्या बदल गया? अरे एमएलसी बनने के लिए पार्टी विलय कर ली जी, फिर केंद्रीय मंत्री थे, वहां से स्थिति करा ली, लोकसभा चुनाव में 5 सीट ले ली। हर कर्म तो हो कर चुके हैं। जी। बचा क्या है? उपेंद्र कुशवाहा के बारे में मेरी राय नहीं बदली है। जी। बस उपेंद्र कुशवाहा का दिन दुनिया खराब हो गया है। नीतीश कुमार की चर्चा हम कर लेते हैं। आपने कहा और हमारे खबर में भी आज है कि नीतीश कुमार बाहर निकलेंगे और नए गठबंधन की तरफ जाएंगे या जो भी उनका फैसला होगा वो करेंगे। इसके पीछे कारण क्या, वो मुख्यमंत्री की कुर्सी ही है या और कुछ है? नहीं, मुख्यमंत्री कुर्सी है, मुख्यमंत्री कुर्सी है, जदयू का भविष्य है। जी। निशांत को अपने रहते हुए होशो हवास में सेट कर लेना है। एक और सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जो बार बार हमारी जनता पूछ रही है, भारत लाइव पे भी लोग पूछ रहे हैं और पंचनामा में भी कई लोगों ने बातचीत किया है, क्या निशांत को लाने में अब नीतीश कुमार देर कर दिए हैं? नहीं, देर का या देर हो रही है? देर बहुत पहले हो चुका था जी। अब उसकी चर्चा करना बेकार है। अब जब से जागे तब सवेरा, जहां से निशांत को लाने की हमने विश्लेषण किया था जी, उसके बाद से काफी स्पीड आया है। बिल्कुल। हमने तो जब विश्लेषण किया था बाबा, उसमें तो लोग हमको फेक न्यूज बोल रहे थे। जी बिल्कुल बिल्कुल। जदयू के लोगों ने हमसे लड़ गए थे कि क्या बात कर रहे हैं, संभव ही नहीं है। आज जो लोग बोले हैं कि निशांत नहीं आने लायक है, नहीं आएंगे, वो लोग छटा गए हैं पार्टी में। जी। एक नया जो अपडेट हुआ है नमन जी, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं बार बार, इस सर्वे रिपोर्ट का जो जिक्र भी हमने किया था कि सर्वे रिपोर्ट में आपने उस पर कई खबरें की हैं। सर्वे रिपोर्ट में अभी भी तेजस्वी यादव नंबर 1 पे चल रहे हैं, भले उनका ग्राफ थोड़ा गिरा है। नीतीश कुमार कॉन्स्टेंटली जिस 37% पे तेजस्वी है, 18.4% पे नीतीश कुमार। बिल्कुल। तो यही 1-2 पे है। नीतीश कुमार कांस्टेंट चल रहा है, घट बढ़ रहा है अगर तो तेजस्वी का बढ़ रहा है, उसके बाद आप प्रशांत किशोर का घट बढ़ रहा है, उनका भी बहुत ज्यादा घट बढ़ नहीं रहा है, लेकिन चिराग पासवान का बहुत नीचे था, जो बहुत ऊपर हो गया। मैंने कहा था कि बढ़ेगा। जी बिल्कुल। ये चीजें नजर आ रही हैं। क्या इसमें चिराग पासवान का जो ये पूरा स्ट्रक्चर बदला है और नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद बदला है, इसके पीछे भी कोई राजनीति हो सकती है? जैसे आपको याद होगा कि सभी को यह पता है कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ में एकमात्र बिहार ही ऐसा राज्य है जो हिंदी पट्टी का, जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री नहीं बनाया है। तो क्या ये नीतीश कुमार को भी, चिराग पासवान को भी और तेजस्वी यादव को भी ये समझ में, लालू यादव को भी ये समझ में आ रहा है कि यदि एक बार भारतीय जनता पार्टी के हाथ में बिहार चला गया तो फिर वापस लेना बड़ा मुश्किल हो जाएगा? क्या इस एंगल पर काम हो रहा है? और इसीलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि चिराग पासवान जो एक्ट कर रहे हैं वो नीतीश कुमार के रास्ते पर चल रहे हैं? बस चिराग और नीतीश कुमार को देख रहे हैं आप जी। अब चलिए आप आंध्र प्रदेश में। जी। आंध्र प्रदेश में किसकी सरकार है? आंध्र प्रदेश में इनकी टीडीपी की सरकार है। एनडीए की सरकार है ना? जी, एनडीए की सरकार है। मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री टीडीपी का है। उप मुख्यमंत्री किस पार्टी का?
मुख्यमंत्री है वो आपका जनसेवा पार्टी जो भी हो, भाजपा का तो दोनों में से कोई नहीं है। वही दोनों में नहीं है। सरकार किसकी है? एनडीए की है। सपोर्ट किसको है? निश्चित रूप है बीजेपी को है, नरेंद्र मोदी को है। जी निश्चित। बिहार में भी तो वही है निश्चित। केवल अगर बिहार केवल डिप्टी सीएम अगर छोड़ देते हैं बिहार के, तो कमोबेश स्थिति तो वही ना है। बिल्कुल, बिल्कुल। और जब नायडू से नरेंद्र मोदी को दिक्कत नहीं है तो नीतीश से बहुत दिक्कत नहीं होगा। नीतीश कुमार से नरेंद्र मोदी का बहुत पुराना प्रेम है। ये यहाँ हम आपके इस सवाल का क्रॉस करेंगे नमन जी। क्रॉस इसलिए करेंगे कि अक्सर आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार बार बार भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर दूसरे खेमे में चले जाते हैं। हाँ, तो ये लेकिन उनकी इसी से तो प्यार जवान होता है। इसी भाग जाने से आपके हाथ से कूड़ा छीन के कोई भागने लगता, पीछे से दौड़ने लगिएगा जी। कूड़ा की थैली लेकर फेंकने आप जा रहे हैं, आपको छीन के भागने लगता, आपका मसल मेमोरी यही कहेगा कि पकड़ पहले, छीन जल्दी, मेरा सामान है। बिल्कुल यही ना। जी जी जी। नीतीश कुमार ने भाजपा से प्रेम बनाए रखने का एक रास्ता खोज लिया है। वो 1 साल का वनवास भाजपा को देना ही होगा। जब दशरथ अपने पुत्र को भेज सकते हैं, कैकेयी अपने बच्चों को भेज सकती है, तो नीतीश कुमार जिससे प्रेम करते हैं, जिसका पैर छूने के लिए तैयार है, जिसको कहते हैं कि अरे हमारा कितना पूरा, उसको थोड़ी कुर्बानी नहीं देंगे? यानी आप अभी भी वही बात कह रहे हैं कि नीतीश कुमार नहीं जा सकते एनडीए गठबंधन से? कहीं नहीं जाएंगे। मैंने ही पिछली बार हर बार कहा है कि नीतीश भाग रहे हैं, और इस बार मैं दावे से कह रहा हूं नीतीश कुमार के पास कोई कारण नहीं है एनडीए छोड़ने का। अगर जो जिस डर की चिंता आपको है महाराष्ट्र, या जिस डर की आपको चिंता है, वो मौत जैसा डर है, वो तो आना ही है। उसको लेकर डर का नहीं रह सकता। नमन जी, अमित शाह की फिर से एंट्री हो गई है, आप समझ रहे हैं इस बात को? मैं सब समझ रहा हूँ। अमित शाह की एंट्री हो, अमित शाह गए कहाँ थे? अमित शाह तो यहीं खड़े हैं, आपको बस दिख नहीं रहे हैं। फील्डर इधर से उधर मोदी सेट कर रहे हैं, कहीं कैच हो जाएगी। नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के तरफ जो बॉलिंग कर रहे हैं, वो उनको आउट करने के लिए ही कर रहे हैं, लेकिन ये मैच फ्रेंडली है। इनको अच्छे से पता है कि नीतीश कुमार खुद ही कितना मारने दो ना, कितना देर खेलेगा जी, कभी ना कभी तो कैच देगा। फील्डर सेट है, जिसके हाथ में कैच आएगा उसी को बैटिंग मिलेगा। बात सीधी है जी। चिराग पासवान कैच कर ले, सम्राट चौधरी कैच कर ले, जो कैच करके आउट करेगा उसी को कुर्सी मिलेगी, अगला बैटिंग। एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन जो है लास्ट में मैं पूछूंगा आपसे जी। सीधे सीधे नजर आ रहा है कि कांग्रेस हो सकता है कि राष्ट्रीय जनता दल को का पिंड छोड़ करके, या उसका झोला जो लेके चल रही है उसको छोड़कर बाहर हो जाए। हो सकता है कि नीतीश कुमार को ऐसा लगे कि उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, या उनके साथ धोखा हो सकता है, वो बाहर हो जाए। अगर दोनों ये बाहर हो जाते हैं तो क्या आपको बिहार में गैर राजद और गैर भाजपा सरकार नजर आ रही है क्या? नहीं नजर आ रही है। किसी भी स्थिति में नीतीश कुमार इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे। कांग्रेस का बिहार में जनाधार शून्य है। प्रशांत किशोर को नीतीश कुमार उस लायक नहीं समझते हैं कि उनके पास कोई वोट आएगा। नीतीश भगवान न करे, लेकिन नीतीश कुमार जब मृत्यु हो जाएगी, उसके 10 साल बाद भी उनको जब पूछा जाएगा, तब भी वो कभी कांग्रेस के साथ दम पर अकेले चुनाव लड़ने बिहार में नहीं जाएंगे। वो तभी कांग्रेस से दोस्ती करेंगे जब कांग्रेस उनको केंद्र में प्रोजेक्ट करेगी, और उसमें अब समय बहुत लंबा है। इतना नीतीश कुमार पास समय नहीं है पॉलिटिकली। उप प्रधानमंत्री की तरफ देख रहे हैं क्या? नहीं, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार इसी कुर्सी पर अब रिटायर करेंगे। वो अब समय पार हो गया। अब नीतीश कुमार को कोई और कुर्सी देने का कोई मतलब बनता भी नहीं है, वो उनका इंटरेस्ट भी नहीं है। नीतीश मुझे लगता है बहुत साइलेंटली रिटायर होने जा रहे हैं, और उनकी इच्छा केवल इस वक्त अपने पुत्र को अपनी कुर्सी पर बिठा लेना, या प्रासंगिक बिहार में जदयू और अपनी पार्टी को, अपने पुत्र को रखना है, जिसके लिए उन्हें एक रिस्क लेना होगा कि भाजपा उन्हें महाराष्ट्र की तरह बाहर नहीं फेंकेगी। और मैं इसका दावा आपको देता हूँ। मैं नीतीश कुमार के मनोस्थिति को इतना समझता हूँ, मुझे नहीं लगता कोई समझता है, और आप ये बात जानते हैं। नीतीश कुमार को 100% कॉन्फिडेंस है, और मैं भी दावे से कहता हूं कि नीतीश कुमार के 60 से अधिक विधायक इस बार होंगे। प्रशांत किशोर भ्रम में है, प्रशांत किशोर का भ्रम टूटेगा इस चुनाव में। भाजपा से बेहतर अगर प्रदर्शन नीतीश कुमार का इस चुनाव में हो जाए तो शक मत कीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। नीतीश कुमार के साथ चिराग पासवान हैं इस बार। नीतीश कुमार की वो 30 सीटें जो चिराग पासवान डैमेज किए थे, वो हो नहीं रही हैं, और प्रशांत किशोर में बेमत नहीं है कि वो डैमेज कर दे नीतीश कुमार की सीटों को। अंतिम प्रश्न है मेरा, दोनों गठबंधन का स्वरूप आप कैसा देखते हैं? क्या जो वर्तमान स्वरूप में है वही रहेगा, या उसमें फेरबदल होगा? रहना यही चाहिए। बहुत मुझे अंदर बाहर होता कुछ नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस भी मजबूर है, वो जब शीर्ष नेतृत्व के पास फाइनली जाएगा मामला, तो राहुल गांधी कितना भी नायक के अनिल कपूर बन जाए, वो एक ही दिन के लिए है। मुकेश सहनी की महत्वाकांक्षा? कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। डिप्टी सीएम बनना है, वो बंद कमरे में ही होगा। मुकेश सहनी चाहते हैं कि सार्वजनिक घोषित हो जाए, लेकिन तेजस्वी इतने हल्के नहीं कि सार्वजनिक घोषित करेंगे। हाँ, अगर इस मुद्दे पर फंस गया पेच जी, तो
आप जानते हैं कि वीआईपी कैसी पार्टी है, वो क्या कर सकती है, बीच में छोड़ के भाग जाएंगे। हाँ वो धोखेबाज है। मुकेश सहनी सबसे धोखेबाज नेता है बिहार के। वो कभी भी अपने जिस गठबंधन में है उसमें ईमानदारी से नहीं रहते हैं। उनका आधा हृदय यहाँ रहता है, आधा बात करता रहता है दूसरी तरफ। पॉलिटिशियन नहीं, बिजनेसमैन है, बिल्कुल फायदा खोजते हैं। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नमन जी। तो आपने विशेष पंचनामा में कोशिश हमने किया कि बिहार की राजनीति की जो वर्तमान स्थिति है उसमें बहुत सारी बातें जो मीडिया में चल रही हैं, राजनीतिक गलियारे में चल रही हैं, उन खबरों को ला करके उसका नटसेल में हम फाइनल करके बताएं आपको कि क्या होने वाला है। नमन जी ने कह दिया है, आपके डॉक्टर साहब ने जब कह दिया है कि दोनों गठबंधन का स्वरूप यथास्थिति रहेगा, विशेष परिस्थिति में या कुछ ऐसा डिजास्टर हो जाएगा तभी ये गठबंधन बदल सकते हैं या इनमें से कोई इधर उधर छटक सकता है। वर्तमान स्वरूप में दोनों गठबंधन एकदम बैलेंस नजर आ रहे हैं और यही स्वरूप बिहार की राजनीति में 2025 में देखने को मिल सकता है। हमारी कमेंट्री इसी तरह से जारी रहेगी। पंचनामा पर आपका विचार और आपकी राय बहुत जरूरी है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप क्या सोचते हैं इस विश्लेषण से, आपने क्या देखा और इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, ये जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।